एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कौन से गिवन स्टेटमेंट सही हैं? नंबर 1, ईपीएफ स्कीम के अंदर पेंशन लेने के लिए एम्प्लॉय ने कम से कम 10 साल काम किया हो और 58 की एज में रिटायर हुआ हो। नंबर 2, ईपीएफओ वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कवर्ड बेनिफिशरीज। नंबर 3, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या क्या पेंशन स्कीम इसके अंडर आती हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द एक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कंट्रोल में आता है। अब जानते हैं कौन कौन सी मेजर स्कीम है जो ईपीएफओ के अंदर आती है। नंबर 1, ईपीएफओ स्कीम 1952। इसमें जो फंड इकट्ठा होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है जिसको विड्रॉ कर सकते हैं रिटायरमेंट और इन द इवेंट ऑफ डेथ में। इसमें पार्शियल विड्रॉ परमिटेड है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड होम कंस्ट्रक्शन के केसेस में। साथ ही ईपीएफओ मेंबर्स हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंड इज पेंशन स्कीम 1995। इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट में कवर होता है सुपर एन्युएशन, डिसेबिलिटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स। साथ ही पेंशन मिलती है विडोअर्स और उनके बच्चों को। डिसेबिलिटीज के केस में मिनिमम पेंशन होती है और जिस किसी ने भी पहले फैमिली पेंशन स्कीम ऑफ 1971 में एनरोल कर रखा हो वो ऑटोमेटिकली इस स्कीम में एनरोल हो जाता है। थर्ड इज इंश्योरेंस स्कीम 1976। ये एक तरह का इंश्योरेंस बेनिफिट है जो एम्प्लॉय के डिसमाइस होने पर उनको ये बेनिफिट मिलता है अगर उन्होंने इस स्कीम में एनरोल कर रखा हो, जिसका बेनिफिट अमाउंट एम्प्लॉय की वेजेस से 20 टाइम होता है या अप टू 6 लाख होता है। अब जानते हैं पर्टिकुलरली कौन लोग इस स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने एटलीस्ट 10 साल काम किया हो और रिटायर हुए हो एट द एज ऑफ 58 ईयर्स के बाद एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है अंडर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। अगर कोई भी मेंबर अपनी जॉब छोड़ देता है बिटवीन द एज ऑफ 50 एंड 57 तो उसको अर्ली पेंशन मिलती है, लेकिन कम अमाउंट की। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में पेंशन स्कीम नहीं थी। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जिसको एडमिनिस्टर करता है ईपीएफओ, इसकी शुरुआत हुई 1995 में, जिसके अंदर एम्प्लॉयर का कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है 8.33% का टूवर्ड प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले पेंशनेबल सैलरी थी 5,000 रुपये महीने, बाद में उसको बढ़ाकर 6,500 और 2014 में उसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया और करंटली एम्प्लॉयर का पेंशन कंट्रीब्यूशन है 8.33% ऑफ दी 15,000, दैट इज 1,250 रुपीज़। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करती है 1.16% टूवर्ड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंसेस का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स ईपीएफ। एम्प्लॉयर का जो 12% कंट्रीब्यूशन है वो स्प्लिट हो जाता है 3.67% टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड 8.33% टू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। अब जानते हैं ईपीएफओ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एडमिनिस्टर करते हैं ईपीएफओ को और ट्रस्टी बोर्ड का हिस्सा है सेंट्रल बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी। दोनों सेंट्रल बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही चेयरमैन होते हैं, जबकि वाइस चेयरमैन होते हैं सेंट्रल बोर्ड में
और एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स। सेंट्रल बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों को ही रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। EPFO का एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है जोन्स में, जिसको हेड करते हैं एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स। आज की डेट में पूरी कंट्री में 10 जोन्स हैं। हर स्टेट में एक या एक से ज़्यादा रीजनल ऑफिस है जो हेड किए जाते हैं ग्रेड 1 के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर द्वारा। और रीजन्स को भी डिवाइड किया गया है सब रीजन्स पे, जिनको हेड करते हैं रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स। साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर्स। एम्प्लॉयज़ को एक 12 डिजिट का आइडेंटिफायर दिया जाता है जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं। अगर कोई मल्टीपल आईडीज के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तब भी उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ही रहता है फॉर द लाइफ टाइम, फिर वो चाहे कितनी भी जॉब चेंज करे। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के क्या क्या फ़ायदे हैं? ये मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर देता है। अलग अलग आईडी होने के बाद भी एक ही यूनिवर्सल नंबर के अंडर वो रजिस्टर्ड रहता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर्स होने से ट्रांसफ़र इजी हो जाता है और विड्रॉल्स के क्लेम्स भी इजी हो जाते हैं। ये एक ऑनलाइन पासबुक प्रोवाइड और SMS सर्विस प्रोवाइड करता है। इससे ऑनलाइन KYC अपडेट भी हो जाता है। साथ ही UAN की EPF बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।